हेलो स्टूडेंट्स, हाय एवरीवन। तो देखो बेटा, स्टार्ट करते हैं हमारा आज का नेक्स्ट टॉपिक ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो अभी तक हम बात कर रहे थे बेटा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में हमने डिस्कस किया था कि कोई भी एक पॉइंट चार्ज है तो उसके लिए पोटेंशियल क्या होगा। देन सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्ज है कि काफ़ी नंबर ऑफ पॉइंट चार्जेस गिवन हैं तो पोटेंशियल क्या होगा। और फिर उसका एक एप्लीकेशन हमने डिस्कस किया था फॉर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा एट डाइपोल एक्सिस, एट इक्वेटोरियल एक्सिस और एट रैंडम पोजीशन। तो ये सारी बातचीत अभी तक हमने जो भी की थी वो पॉइंट चार्ज के रेस्पेक्ट में कर रहे थे। आज के लेक्चर में बेटा हम स्टार्ट करते हैं बॉडीज के लिए। जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्कस किया था कि पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा और सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्ज के लिए क्या होगा। उसके बाद फिर हम आ गए थे बॉडीज पर, जो हमने 3 पार्ट से डिफाइन की थी, 1D, 2D और 3D। रिंग और वायर के लिए हमने निकाला था, ठीक है, स्फीयर के लिए हमने निकाला था। तो ये सारी बातचीत हम पोटेंशियल के लिए भी करने वाले हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, कि आपको कंटिन्यूसली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है बॉडीज पर, तो उनके लिए पोटेंशियल क्या होगा। उन सारी बॉडीज के लिए आज हम बातचीत करते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो देखो बेटा कैसे करने वाले हैं डिस्कशन। इसमें सबसे पहला एप्लीकेशन हम ले लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ रिंग। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए रिंग। देखो बेटा, जैसे रिंग के लिए हमने डिस्कस किया था रिंग के सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा और रिंग की एक्सियल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। सेम हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की कैलकुलेशन करेंगे। सॉरी, आई राइट इट हियर इलेक्ट्रिक फील्ड, यू राइट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। So today we will discuss electric potential at the center of the ring and at the axis of the ring, कि उसके सेंटर पे कितना होगा और रिंग की एक्सिस पे क्या होगा। तो देखो बेटा, लेट्स से मैं बोल देता हूँ आपको ये कोई भी एक रिंग गिवन है, ठीक है, और यहाँ पर रिंग की सरफेस पर ही मास होगा और रिंग की सरफेस पर ही चार्ज है Q। इस पर चार्ज है प्लस Q and the radius of the ring that is equal to r, and this is a center। क्लियर कि ऐसे मैंने कोई भी एक रिंग कंसीडर किया, इसके सेंटर से जो परपेंडिकुलर लाइन पास होगी that is called एक्सिस ऑफ द रिंग, और यहाँ पर ये कोई भी पॉइंट है P at a distance of x, and you are interested to calculate the potential at point P। आपको कहाँ पे पोटेंशियल निकालना है? पॉइंट P पे। देखो वे ऑफ अप्रोच क्या होगा। तो मैंने आपको बताया कि अगर एक सिंगल पॉइंट चार्ज दिया जाए तो पोटेंशियल होता है KQ/R, राइट। और अगर सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्ज दिए जाएं तो आप सभी के लिए पोटेंशियल लिख लो और उनको नॉर्मली सम कर लो, उनका नॉर्मली टोटल कर लो, तो आपका नेट पोटेंशियल आ जाएगा। दैट इज अ वे टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। बट अब यहाँ पर मुझे कोई सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्ज ना देकर एक बॉडी गिवन है, रिंग गिवन है, सर इसके लिए पॉइंट P पर पोटेंशियल लिखना है। तो लिखने का पैटर्न तो मैं बेटा ऐसे ही बोल सकता हूं कि जैसे मैं यहाँ पे एक स्मॉल चार्ज कंसीडर करता हूं DQ। इस DQ की इस पॉइंट P से कोई ना कोई डिस्टेंस होगी, और ये डिस्टेंस कितनी होगी बेटा? √r² प्लस x²। और इस DQ के कारण इस पॉइंट P पर पोटेंशियल होगा। अगर मैं इसके कारण पॉइंट P पर पोटेंशियल लिखता हूँ dVP, तो ये आप लिखोगे KdQ/R। R हो गया हमारा √r² प्लस x²। आ रही बात समझ में कि अगर मैं रिंग पर एक पॉइंट चार्ज लेता हूं तो उसके लिए पोटेंशियल ये आएगा, और मुझे तो कंप्लीट रिंग के लिए पोटेंशियल लिखना है। अगर आपको कंप्लीट रिंग के लिए पोटेंशियल लिखना है तो दैट इज इक्वल टू होगा इंटीग्रेशन ऑफ dVP। क्लियर? एंड विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ KdQ/√r² प्लस x²। क्लियर? कि सिंपल है कि अगर मुझे कंप्लीट रिंग के लिए लिखना है तो इसमें इनफाइनाइट पॉइंट चार्जेज हैं, उन सब के लिए लिख लो और उन सब के लिए लिखकर उनका सम कर दो, जिसका तरीका क्या है अपना इंटीग्रेशन। तो यहाँ पर मैंने इसे इंटीग्रेट कर लिया।
जो जो कांस्टेंट है बेटा उसको बाहर निकाल लो, के तो बाहर आ गया। देखो रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, अगर चार्ज यहाँ होगा तो भी यही डिस्टेंस होगी, क्योंकि रिंग ऐसे परपेंडिकुलर है और एक्सिस के सेंटर से है। क्लियर? अगर यहाँ पे होगा तो भी डिस्टेंस सेम होगी, डेट मीन ये जो डिस्टेंस है ये भी कांस्टेंट है। अंदर ओनली क्या रह जाएगा, डी क्यू, और डी क्यू का इंटीग्रेशन डी क्यू का टोटल चार्ज कितना अपना कैपिटल क्यू, दैट मीन्स पोटेंशियल एट द एक्सियल पोजीशन ऑफ रिंग विच इज इक्वल टू आता है बेटा के क्यू अपॉन अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, के क्यू अपॉन अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, दैट इज अ पोटेंशियल एट पॉइंट पी। इट इज अ वेरी सिंपल वे टू डिटरमाइन पोटेंशियल। आ रही बात समझ में कि इवन हमें बॉडीज भी गिवन हो और मुझे अगर पोटेंशियल लिखना है तो सिंपल सा हमें तरीका यूज में लेना है कि मैं एक छोटा पॉइंट चार्ज, एक इन्फिनिटली स्मॉल चार्ज कंसीडर करता हूँ, उसके लिए पोटेंशियल लिख लो और देन उसका मैं इंटीग्रेट कर दूँ तो सारे चार्ज बॉडी के लिए, कंप्लीट बॉडी के लिए पोटेंशियल कैलकुलेट हो जाएगा। वही सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्ज का मेथड है, बस यहाँ पे कंप्लीट निकालने के लिए हम इंटीग्रेट कर रहे हैं। काफ़ी सारी नंबर ऑफ टर्म्स हैं और हमें पता नहीं कितनी नंबर ऑफ टर्म्स हैं, हमने तो एक इन्फिनिटली स्मॉल लिया है। आ रही बात समझ में? वहाँ चार्ज का नंबर हमें पता होता है तो एक एक चार्ज के लिए एक सम कर देते हैं। तो पैटर्न जो है वो वही है, बॉडीज के लिए भी लिखना है एकदम सिंपल है जैसे हम सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्ज के लिए लिख रहे थे। तो रिंग का पोटेंशियल कितना आ जाएगा अपना के क्यू अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, डेट इज एट द एक्सिस, एट एक्सिस ऑफ द रिंग। ये कहां पर होगा बेटा, रिंग की एक्सिस पर होगा। क्लियर? जैसे नेक्स्ट ले लेता हूं मैं, एट सेंटर ऑफ द रिंग, कि रिंग के सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा इसके बारे में बातचीत कर लेते हैं। तो देखो बेटा कैसे लिखोगे, आपने पढ़ा है कि सर एक्सिस पर अगर मैं बोलता हूं तो एक्सिस पर तो पोटेंशियल होता है के क्यू अपॉन अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अगर मैं पॉइंट को मूव करा के सेंटर पे लाऊंगा तो ये एक्स डिस्टेंस क्या हो गया, जीरो। दैट मीन्स एट सेंटर x becomes equal to 0. When you put this 0, so here v at center that will become equal to kq by r. तो सेंटर पे क्या होगा, kq by r। आ रही है बात समझ में कि देखो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड रिंग के सेंटर पे 0 था बट पोटेंशियल नॉन जीरो होगा और कितना होगा, kq by r। जैसे जैसे मैं एक्सिस पे मूव करता जाऊंगा पोटेंशियल चेंज होता जाएगा और कम हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है, तो डिनोमिनेटर में x की टर्म आ रही है, डिनोमिनेटर की वैल्यू बढ़ रही है तो पोटेंशियल क्या हो रहा है, कम हो रहा है। क्लियर है ये चीज़? तो ये रिजल्ट आप कॉपी कर लो, दिस इज द रिजल्ट फॉर अ रिंग। और क्वेश्चन हमारे सेम बनने वाले हैं जो अब तक हम लास्ट 2 लेक्चर्स में बातचीत कर रहे थे कि अगर आपसे पूछता है वर्क डन तो आपने पढ़ रखा है दैट इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, फर्स्ट टाइप ऑफ प्रॉब्लम। सेकंड, अगर पोटेंशियल एनर्जी नहीं पता है तो चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, कि बस मुझे पोटेंशियल डिफरेंस लिखना आ जाए तो वर्क डन हो जाए। और इस टाइप की प्रॉब्लम हमारी पूछी हुई है रिंग के लिए भी। तो कौन सा क्वेश्चन पूछा था वो भी हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट यू कॉपी दिस रिजल्ट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ रिंग, राइट। चलिए, सो नाउ मूव टू द अनदर टॉपिक। इसके रिलेटेड न्यूमेरिकल्स की बात कर लेते हैं, कैसा न्यूमेरिकल बनने वाला है। एक काफ़ी अच्छा न्यूमेरिकल है जो जेईई मेंस में आया था, उसकी ही बातचीत कर लेते हैं। देखो बेटा, फॉर एग्जाम्पल एक अच्छा सा न्यूमेरिकल ले लेते हैं। लेट्स से मैं बोल देता हूँ आपको ये एक रिंग के बने, समझ लेना इसको ना, और ये एक अनदर रिंग के बने। चार्ज ऑन दिस रिंग डेट इज a +3q, चार्ज ऑन दिस रिंग इज -q, राइट, एंड द रेडियस ऑफ दिस रिंग डेट इज a 3r।
and the radius of this smaller ring is r, and this separation distance that is equal to 4r। ठीक, कि आपको दो आपको बेटा कोएक्सियल रिंग गिवन है, ठीक है, एक बड़ी रिंग है, एक स्मॉलर रिंग है, एक का रेडियस 3r है, एक का r है, चार्ज ऑन दिस रिंग इज 3q एंड ऑन दिस रिंग इज -q। और ये फर्स्ट जो लार्जर रिंग है, यहाँ पर एक स्मॉल q चार्ज रखा है, इसके सेंटर को a बोल देता हूँ, इसको b बोल देता हूँ। देन कैलकुलेट वर्क डन टू मूव q चार्ज फ्रॉम पोजीशन A टू पोजीशन B। कि ये जो स्मॉलर q चार्ज है, इसको पोजीशन A टू पोजीशन B मूव कराने में कितना वर्क डन होगा, यू कैलकुलेट दिस डेटा, कि यहाँ पर इस पॉइंट q चार्ज को पोजीशन A टू पोजीशन B तक मूव कराने में क्या वर्क डन होगा। So now you pause your video, start solving it, then verify your solution and answer with me. Clear? तो सॉल्व करना स्टार्ट करो जो अटेम्प्ट कर रहे हैं, बाकी मेरे साथ समझ लो बेटा किस तरीके से अटेम्प्ट करते हैं। तो देखो, आपने पढ़ा है कि सर वर्क डन W डेट इज इक्वल टू होता है चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, कि जिस भी चार्ज को मूव करा रहे हैं डेट चार्ज मल्टीप्लाइड बाई पोटेंशियल डिफरेंस, डेट इज कॉल्ड वर्क डन, राइट। तो चार्ज तो हमें दिया हुआ है, बस सर हमें तो पोटेंशियल डिफरेंस पता लग जाए तो मैं बता दूंगा A टू B अगर मूव करा रहा हूं तो ये होगा चार्ज इनटू फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल। Q तो हमें डायरेक्टली दिया हुआ है, बस A और B पॉइंट का पोटेंशियल पता लग जाए तो पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा, ओवरऑल अपना वर्क डन कैलकुलेट हो जाएगा। बात आ रही है समझ में, कि वी आर इंटरेस्टेड टू कैलकुलेट द पोटेंशियल एट पॉइंट A एंड पॉइंट B। इन दोनों पॉइंट पर अपना पोटेंशियल आ जाए तो अपना काम बन जाएगा। तो कैसे लिखने वाले हो पोटेंशियल, अभी मैंने बातचीत की है कि अगर आपको रिंग दी है तो आप रिंग के लिए लिख सकते हो, चार्ज दिया है तो चार्ज के लिए लिख सकते हो, मल्टीपल चार्ज दिया है सभी के लिए सेपरेट लिख लो और उनको नॉर्मली ऐड कर लो। क्लियर? तो इस तरीके का पैटर्न हम यहाँ पे फॉलो करने वाले हैं। जैसे मैं A पॉइंट पे पोटेंशियल लिखता हूँ, तो देखो बेटा यहाँ पर ये एक रिंग है, इस लार्जर रिंग के सेंटर पे पोटेंशियल लिख रहा हूँ, और आपने पढ़ा है रिंग के सेंटर पे पोटेंशियल होता है और कितना होता है KQ/R। तो इस तरीके से लिखूंगा लार्जर के कारण, तो K इस पे चार्ज है 3Q डिवाइडेड बाई इसका रेडियस है 3R। तो लार्जर रिंग के लिए एक तो पोटेंशियल हो गया, प्लस यहाँ एक और रिंग दी हुई है तो इस रिंग के कारण भी तो A पॉइंट पे पोटेंशियल होगा, और इस रिंग के लिए A पॉइंट की पोजीशन क्या है, एक्सेल। तो एक्सेल पोजीशन पे क्या होगा, KQ/√R² प्लस x²। तो अप्लाई करते हैं बेटा, इसे स्मॉलर रिंग के लिए लिखता हूँ प्लस K, इस पे चार्ज है -Q/√ऑफ इसका रेडियस है R, एंड x डिस्टेंस कितना है बेटा हमारा 4R, इसका होल स्क्वायर हो गया 16R²। और अगर मैं इसे सॉल्व करता हूँ पोटेंशियल एट A पॉइंट, तो ये तो बन गया बेटा अपना KQ/R माइनस, तो यहाँ बाहर आ गया, ये हो गया KQ/√70। बना नहीं बना, कि भाई यहाँ दो रिंग की तो दोनों के कारण पोटेंशियल, अगर एक ही रिंग होती तो एक के कारण, या तीन रिंग होती तो तीनों के कारण पोटेंशियल होता, कि जितने भी चार्ज हैं उन सब के कारण पोटेंशियल होगा। और इसको तो हम मूव करा रहे हैं तो ये तो सेपरेट पार्ट है, पहले पोटेंशियल लिखना है, फिर जिसको मूव करा रहा है उसका वर्क डन लिखा जाएगा। क्लियर? चलिए बी पॉइंट पे लिखते हैं। सेम स्ट्रेटजी हम बी के लिए अप्लाई करेंगे कि बी इस रिंग के सेंटर पर है तो इसके कारण पोटेंशियल, प्लस इस रिंग की एक्सिस पर है तो इसके कारण पोटेंशियल। जैसे पहले मैं अगर स्मॉलर रिंग के लिए लिखता हूँ K - Q/R, बिकॉज आपने पढ़ा है कि रिंग के सेंटर पे KQ/R होता है। क्लियर? अब मैं बेटा लार्जर रिंग के लिए लिखता हूँ तो ये हो गया K3Q/√R², इसका रेडियस है 3R, इसका होल स्क्वायर तो हो गया 9R²।
और ये डिस्टेंस है 4r, इसका होल स्क्वायर हो गया 16r²। क्लियर? तो अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा बी पॉइंट का पोटेंशियल, तो ये आया -kq/r प्लस 3kq, ये हो गया 25r², डेट विल बिकम 5। तो हमारा बी पॉइंट का भी पोटेंशियल आ गया। मुझे ए पॉइंट का पोटेंशियल नोन है, मुझे बी पॉइंट का पोटेंशियल नोन है, इनका डिफरेंस निकालूंगा तो मुझे पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा। ओवरऑल वी कैन एग्जामिन द वर्क डन टू मूव चार्ज फ्रॉम ए टू बी। अरे बात समझ में बेटा कि ओवरऑल वी कैन इजीली डिटरमाइन पोटेंशियल फ्रॉम ए टू बी, दैट इज अ फाइनल रिजल्ट फॉर अस। तो यू कैन अंडरस्टैंड ऑल द कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू द रिंग फॉर अ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो कॉपी कर लो बेटा इस क्वेश्चन को, इससे आप रिंग के सारे क्वेश्चंस को समझ सकते हो और बाकी वर्क डन और पोटेंशियल डिफरेंस का जो हमारा मेन कॉन्सेप्ट है आप उसको भी अच्छे से समझ सकते हो। क्लियर? चलो अगली बातचीत करते हैं, नेक्स्ट बॉडी के लिए बातचीत करते हैं। ये तो बात होगी बेटा हमारी रिंग के लिए। ये रिजल्ट आप कॉपी कर लो, ये न्यूमेरिकल आप कॉपी कर लो। Now second, electric potential due to a conducting sphere. Electric potential due to a conducting sphere. स्फीयर के लिए बातचीत करते हैं और स्फीयर में भी हमने कौन सा स्फीयर लिया है बेटा? कंडक्टिंग। कंडक्टिंग वर्ड का मीनिंग हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। जहाँ करंट कंडक्शन पॉसिबल है, जहाँ चार्ज का मूवमेंट पॉसिबल है, दैट इज कॉल्ड कंडक्टिंग बॉडी। और इसमें हम बात कर रहे हैं स्फीयर की। अब हमने कंडक्टिंग स्फीयर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड तो निकाला था, इनसाइड, सरफेस और आउटसाइड, जो तीन पोजीशन पॉसिबल थी, तीनों के लिए निकाला था। देन कॉन्सेंट्रिक कंडक्टिंग स्फीयर्स के लिए भी निकाला था। तो आज बात करते हैं बेटा पोटेंशियल की। इसके लिए पोटेंशियल कैसे निकालोगे? तो देखो बेटा, जैसे मैं कंडक्टिंग को डिवाइड करता हूँ तो मैंने पहले भी आपको बताया था कि स्फीयर तो दो टाइप से पॉसिबल है, हॉलो और सॉलिड। दोनों के रिजल्ट की बात कर लेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड में हॉलो और सॉलिड का कोई डिफरेंस नहीं बन रहा था। आपने अगर वीडियो देखा है आपको ये रिजल्ट याद होगा कि हॉलो और सॉलिड हो, दोनों के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड के रिजल्ट थे इनसाइड, सरफेस और आउटसाइड वो सेम थे। अब चेक करते हैं पोटेंशियल में क्या होगा। तो लेट्स से मैं बोल देता हूं बेटा ये कोई भी एक कंडक्टिंग स्फीयर के बने, इस कंडक्टिंग स्फीयर को मैं चार्ज देता हूं। जैसे ही मैं चार्ज दूंगा तो पूरा चार्ज कहां पर आ जाएगा? सरफेस पर, बिकॉज ऑफ रिपल्सन थ्योरी डेट वी डिस्कस अर्लियर। तो पूरा चार्ज कहां पे आ गया? सरफेस पर। एंड डेट चार्ज इज कॉल्ड प्लस क्यू, एंड रेडियस ऑफ दिस स्फीयर डेट इज कैपिटल। तो चाहे वो हॉलो हो चाहे वो सॉलिड हो, कंडक्टर है तो उसका पूरा चार्ज सरफेस पर ही रहेगा। डेट मीन्स हॉलो और सॉलिड के रेस्पेक्ट में तो कोई डिफरेंस नहीं बनने वाला। रिजल्ट पोटेंशियल में भी अपने सेम रहने वाला है, ठीक है। अब बात आती है रिजल्ट्स क्या होंगे। सो देखो बेटा, जैसे मैं फर्स्ट ले लेता हूं एट आउटसाइड ऑफ द स्फीयर। स्फीयर के आउटसाइड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा? कि आपको बोला है कि यहाँ पर ये कोई भी एक पॉइंट P है डेट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ R, तो इसके आउटसाइड पोटेंशियल क्या होगा ये आपको कैलकुलेट करना है। देखो कैसे लिखोगे। सो यू कैन कंसीडर दिस स्फीयर एज अ पॉइंट चार्ज। आप इसको कैसा कंसीडर कर सकते हो बेटा? एज अ पॉइंट चार्ज आप कंसीडर कर सकते हो। देन यू कैन कैलकुलेट द रिजल्ट्स। इवन विल डिस्कस अ टॉपिक रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल एंड फील्ड, कि अगर हमें फील्ड पता है तो पोटेंशियल कैसे निकालना है, वहाँ से भी आप इसका पोटेंशियल निकाल सकते हो।
तो अगर मैं आउटसाइड की बात करता हूँ तो एक तो तरीका हो गया कि इस पूरे को एक पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट कर लिया जो सेंटर पर प्लेस्ड है, उस तरीके से यहाँ पर ये r डिस्टेंस पर हो गया p पॉइंट, डेट मीन्स पोटेंशियल होगा हमारा KQ/R। पोटेंशियल एट p पॉइंट डेट इज इक्वल टू होता है KQ/R। आउटसाइड अपना ये आएगा। पॉजिटिव है तो पोटेंशियल पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव है तो पोटेंशियल नेगेटिव हो जाएगा। बिकॉज पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी, डेट मीन्स इसकी कोई डायरेक्शन तो होनी नहीं है, तो प्रॉपर हमें चार्ज का साइन भी यूज में लेना है। पॉजिटिव है तो पॉजिटिव। क्लियर? ऐसे नेक्स्ट अगर मैं बात करता बेटा एट सरफेस ऑफ स्फीयर, even we can derive this result also by using of electric field relation. In our next lecture you will discuss potential difference that is equal to होता है minus of E dot dr. You know the electric field, then you can easily calculate potential. So next topic is at surface of the sphere कि ये अगर point जो है वो कंडक्टर की surface पर गिवन है, then the potential that will become KQ upon of capital R, because here electric field is KQ upon R square. So in same pattern the potential that will become KQ upon R. वहाँ पे इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो होता है या इनवर्स लॉ फॉलो होगा, तो ये आ जाएगा KQ upon R. तो that is also simple result. Now next that is important inside the sphere. इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा इसके बारे में बातचीत करते हैं। देखो बेटा, अगर मैं इनसाइड द कंडक्टर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड पूछता हूँ तो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ रहा था? जीरो। कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कंडक्टर के अंदर नहीं जा पा रही थी। क्लियर? क्योंकि इसके अंदर कोई भी चार्ज भी नहीं था। ये बात हमने डिटेल में डिस्कस की थी। अब हमें निकालना है सर पोटेंशियल क्या होगा, तो क्या पोटेंशियल जीरो होगा या नॉन जीरो होगा? तो देखो बेटा, इफ आई टॉक अबाउट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनसाइड द कंडक्टर, तो कंडक्टर के अंदर मैं कहीं भी पॉइंट ले लूं, ये जो आपको ब्लू डॉट दिख रहे हैं, अगर मैं किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल की बात करता हूं, देन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनसाइड द कंडक्टर अंदर की बात कर रहे हैं हम, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनसाइड द कंडक्टर इज सेम एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा इनसाइड द कंडक्टर वो सेम होगा जितना उसकी सरफेस पर है। डेट मीन्स अंदर आपको कहीं भी कोई भी पॉइंट दे दे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द इनसाइड द कंडक्टिंग स्फीयर दैट विल बिकम इक्वल टू KQ/R। चाहे वो पॉइंट सेंटर हो, चाहे वो पॉइंट यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, या एकदम सरफेस के नीचे हो, या एकदम सेंटर के पास हो, कहीं भी पॉइंट दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनसाइड द कंडक्टिंग स्फीयर विच इज इक्वल टू होगा KQ/R। ठीक है, तो हम रिजल्ट्स के रेस्पेक्ट में अगर बात करूं बेटा, तो आउटसाइड होगा KQ/r, सरफेस पर इतना और इनसाइड इतना। अगर मैं इसको ग्राफिकली आपको डिनोट करता हूं कि मैं अगर V और R का ग्राफ प्लॉट करता हूं, तो देखो बेटा, सेंटर मतलब कि इनसाइड हो गया, तो इनसाइड को कितना होगा KQ/R, और कब तक KQ/R रहेगा? सरफेस तक। और सरफेस के बाहर क्या होगा? KQ/r। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा वैसे वैसे पोटेंशियल घटता जाएगा। तो इस टाइप का ग्राफ कुछ हमारा फॉर्म होने वाला है कि सेंटर टू सरफेस तक जो पोटेंशियल है वो सरफेस पर सेम रहेगा, वो KQ/R के इक्वल रहेगा, और आउटसाइड द कंडक्टिंग स्फीयर पोटेंशियल डिक्रीज होता जाएगा। एंड दिस इज अ इम्पॉर्टेंट रिजल्ट। So copy this result. These are the results for conducting sphere. कि कोई भी कंडक्टर है तो उसके लिए पोटेंशियल्स क्या क्या होंगे। कॉपी दिस रिजल्ट।
चाहे वो हॉलो हो चाहे वो सॉलिड हो, डजंट मैटर, बिकॉज चार्ज तो ऑल टाइम कंडक्टर की सरफेस पर ही रहेगा। और अगर ये कंडक्टर की सरफेस पर ही रहेगा चार्ज, उस तरीके से अगर मैं बोलता हूँ तो हॉलो और सॉलिड का डिफरेंस खत्म हो जाता है। क्लियर? चलिए बच्चों, जैसे इस पे क्वेश्चन ले लेते हैं। कैसा क्वेश्चन हमारा फ्रेम होने वाला है जिससे आप इसे लिखना सीख जाओ कि पोटेंशियल कौन कैसे लिखें। देखो बेटा, लेट्स से आपको कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स के बने, मैं यहाँ पे 2 स्फीयर ले लेता हूँ, ठीक है। आपको कॉन्सेंट्रिक स्फीयर के बने। अभी सिंपल क्वेश्चन लेते हैं। इस पे चार्ज है Q1, यहाँ पर है -Q2, ये वाला रेडियस है R, ये है आपका 2R, ठीक है। मैं पॉइंट्स मार्क कर देता हूँ, वही सेम जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड में कर रहे थे। A पॉइंट, B पॉइंट, C पॉइंट, D पॉइंट, E पॉइंट एंड N पॉइंट। आपको बोला है AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू DE इज इक्वल टू EF इज इक्वल टू R/2। ये सारा हमारा किसके इक्वल है? R/2 के इक्वल है। देन कैलकुलेट पोटेंशियल एट A, पोटेंशियल एट B, पोटेंशियल एट C, पोटेंशियल एट D, पोटेंशियल एट E, पोटेंशियल एट है। इन सारे पॉइंट्स पर आप पोटेंशियल कैलकुलेट करके बताओ कि कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। और आपको गिवन है बेटा कि दैट इज अ कंडक्टिंग स्फीयर हैविंग चार्ज Q1 एंड -Q2। देन कैलकुलेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दीज गिवन पॉइंट्स, कि इन सारे पॉइंट्स पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा। कैलकुलेट दिस थिंग। सोचो, आपको दोनों कंडक्टिंग स्फीयर गिवन है, एक पे चार्ज है Q1, एक पर चार्ज है -Q2, एंड यू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। कैसे कैलकुलेट करोगे? देखो बेटा, समझ लो मेरे साथ, बाकी जो अटेम्प्ट कर रहे हैं वो वीडियो को पॉज कर लो, देन अपने आंसर वेरीफाई कर लो। जैसे मुझे A पॉइंट पे पोटेंशियल लिखना है, तो सबसे पहले चेक करो A पॉइंट कहाँ पर है? इनर स्फीयर के सेंटर पर और आउटर स्फीयर के भी सेंटर पे। दैट मीन A पॉइंट तो इनसाइड हो गया, और इनसाइड द कंडक्टिंग स्फीयर पोटेंशियल इज सेम एज ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टिंग स्फीयर। जितना कंडक्टिंग की सरफेस पर था अंदर उतना ही होगा, चाहे वो पॉइंट सेंटर में हो या वो कहीं और हो अंदर, सही है। तो अगर मैं बड़े वाले इस इनर स्फीयर के लिए लिखता हूँ तो इसकी सरफेस पे कितना होता है? KQ1/R, इतना ही A पॉइंट पे होगा। प्लस अगर मैं इसके लिए लिखता हूँ तो इसकी सरफेस पे होता है K-2Q/2R, इतना ही A पॉइंट पे होगा, क्योंकि पॉइंट जो है वो लार्जर स्फीयर के लिए अंदर है और अंदर तो पोटेंशियल सेम होगा। तो डेट इज आंसर फॉर A पॉइंट। जैसे B के लिए लिखते हैं, तो B भी अंदर हो गया बेटा, तो KQ1/R। इट डजेंट मैटर कि डिस्टेंस R/2 है, R/4 है, 3R/4 है, ठीक है। पॉइंट अंदर है तो उतना ही होगा जितना सरफेस पर है, और अगर मैं लार्जर के लिए लिखूंगा तो पॉइंट अंदर है तो पोटेंशियल उतना ही होगा जितना सरफेस पर है। इट डजेंट मैटर कि सर ये तो R/2 डिस्टेंस पर है, ये तो बस आपको दी है इन्फॉर्मेशन। जैसे C पर लिखता तो C इनर वन के लिए तो कहाँ पर हो गया? सरफेस पर, और आउटर वन के लिए कहाँ पर हो गया? अंदर, तो इसके लिए तो उतना ही होगा जितना सरफेस पर है। डेट मीन्स A, B और C के लिए तो पोटेंशियल सेम होगा। मैं रिलेशन पर भी क्वेश्चन बना सकता था कि इन तीनों का रिलेशन क्या होगा। आ रही बात समझ में? जैसे D पर लिखते हैं जी। अब देखो बेटा, जो D पॉइंट है वो इनर स्फीयर के लिए हो गया आउटसाइड, और आउटसाइड पोटेंशियल कितना होता है? KQ/r, और ये डिस्टेंस कितना है? 3R/2।
प्लस आउटर स्फीयर के लिए डी पॉइंट स्टिल इनसाइड है तो उतना ही होगा जितना इसकी सरफेस पर होता। आ रही है बात समझ में? नाउ कॉन्सेप्ट इज क्लियर एंड यू आर आल्सो मेमोराइजिंग द कॉन्सेप्ट अगेन एंड अगेन, राइट। जैसे ई पॉइंट पे बात करते हैं, ई पॉइंट इज आउटसाइड फॉर इनर वन, तो ये हो गया KQ1/2R प्लस दैट इज ऑन द सरफेस ऑफ लार्जर वन, तो ये हो गया K-2Q/2R। आ रही बात समझ में कि अगेन एंड अगेन यू आर मेमोराइजिंग सेम कॉन्सेप्ट, इट विल हेल्प यू टू मेमोराइज द रिजल्ट फॉर लॉन्ग टाइम। क्लियर? सो एफ पॉइंट पे बात करते हैं। एफ पॉइंट पे क्या होगा? नाउ एफ पॉइंट इज आउटसाइड फ्रॉम बोथ ऑफ द स्फीयर and the outside the sphere is KQ/r and here small r is the distance from the center to the point, right? चलिए जी अप्लाई करते हैं। so that is a KQ1 upon this distance is 5r/2 plus K-2Q, इसके लिए भी कहाँ हो गया? आउटसाइड, तो सेंटर से डिस्टेंस काउंट होगा, that is also 5r/2। तो these are the potential एट ABC एट DEF पॉइंट, ये अपनी पोटेंशियल वैल्यूज होंगी। तो एक बस वो पैटर्न है, वो आपको रिजल्ट से याद हैं, तो आप इजीली, चाहे वो एक कंडक्टिंग स्फीयर गिवन हो, चाहे कॉन्सेंट्रिक गिवन हो, कोएक्सियल गिवन हो, ठीक है, कैसे भी आपको स्फीयर गिवन हो, आप पोटेंशियल्स को लिख सकते हो और लिखने का तरीका होगा बताइए। आ रही बात समझ में? और अगर आपको पोटेंशियल लिखना आता है तो अगर पोटेंशियल डिफरेंस पूछे तो वो भी लिख पाओगे, वर्क डन पूछे तो वो भी आप कैलकुलेट कर पाओगे। ओवरऑल हमारा जो मेन कॉन्सेप्ट है दैट इज कि पोटेंशियल को लिखना कैसे है। आई बात समझ में? तो ये हमारी सेकंड बॉडी के लिए बातचीत हो गई कि अगर कंडक्टिंग स्फीयर दिया जाए तो पोटेंशियल क्या होगा। चलिए, तो इसे कॉपी कर लो, अपने आंसर वेरीफाई करो बेटा, और कमेंट में पोस्ट करना कि आपके कितने सही हो रहे हैं न्यूमेरिकल्स। आइए अगली बातचीत करते हैं बेटा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। नॉन कंडक्टिंग के लिए क्या होगा? अब देखो, नॉन कंडक्टिंग है तो इसका मतलब तो क्या हुआ? चार्ज कंडक्शन पॉसिबल नहीं है, मतलब चार्ज फ्लो नहीं हो रहा, तो चार्ज कंप्लीट वॉल्यूम में होगा। वैसे ये वाली टर्म हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि लेट्स से ये कोई भी नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, इस पे +Q चार्ज है, तो इसमें जो भी चार्ज होगा वो इसके कंप्लीट वॉल्यूम में होगा। आ रही है बात समझ में? कि ये कोई भी नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, ये इसका सेंटर है एंड द रेडियस ऑफ दिस स्फीयर इज r, एंड यू आर नाउ इंटरेस्टेड टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, कि अब इस नॉन कंडक्टिंग के लिए पोटेंशियल क्या होगा, इसकी बातचीत करते हैं। तो देखो, नॉन कंडक्टिंग के लिए हमने फील्ड निकाला था, कहाँ पर? आउटसाइड, सरफेस और इनसाइड। सेम पोटेंशियल निकालते हैं। तो देखो पहला ले लेते हैं, जैसे आउटसाइड द स्फीयर, आउटसाइड द स्फीयर रिजल्ट क्या होगा? तो आपने पढ़ा है इलेक्ट्रिक फील्ड आता है KQ/r², तो पोटेंशियल तो वही सेम आएगा, क्योंकि कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग के आउटसाइड रिजल्ट तो सेम। इवन यू कैन ड्राइव इट बाय यूजिंग फील्ड एंड पोटेंशियल रिलेशन। सो V इक्वल टू क्या आ गया? KQ/r। सेकेंड, एट सरफेस, तो सरफेस पर भी रिजल्ट क्या आते थे? सेम आते थे। R की जगह यहाँ क्या आ जाएगा? कैपिटल R। तो ये दोनों चीज़ें तो एकदम ही आसान है सर, आउटसाइड और सरफेस यहाँ पर तो निकालना ईजी है, ठीक है, और ये रिजल्ट तो कंडक्टिंग के सेम ही होता है। नाउ द इम्पॉर्टेंट वन इनसाइड द स्फीयर, ये जो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, इसके अंदर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा, इसको कैसे निकाला जाएगा, इसके बारे में बातचीत करते हैं।
ये जो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है इसके अंदर पोटेंशियल क्या होगा इसके बारे में बातचीत करते हैं। देखो कैसे लिखा जाए इसको, कैसे निकाला जाए इनसाइड द स्फीयर। तो सबसे पहले फील्ड के बारे में सोचते हैं कि अगर मैं नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के लिए फील्ड की बात करता हूं तो क्या वो अंदर जीरो आया था? नहीं आया था। कितना आया था? KQR/RQ। और चार्ज डेंसिटी की टर्म्स में बोले तो ρR/3ε0। क्लियर? कि अगर मैं यहाँ अंदर कोई भी पॉइंट ले लेता हूं तो अंदर के पॉइंट पर सर फील्ड तो जीरो नहीं था। दैट मीन्स पोटेंशियल जीरो तो नहीं होगा, लेकिन बात आती है होगा कितना। So we can also derive this result, but here derivation is not so important. So I am writing result directly. So potential inside the non-conducting sphere that is equal to होता है KQ multiplied by 3R square minus R square upon 2RQ. That is an electric potential inside the non-conducting sphere कि अंदर ये कोई भी small r distance पर point भी है। और यू हैव टू रिमेंबर दिस रिजल्ट, आपको याद करना होगा ये रिजल्ट, ये भी काम आता है। इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे कि पोटेंशियल जो है वो होगा KQ मल्टीप्लाइड बाई 3R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर अपॉन 2RQ। हेयर K इज अ इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, Q इज अ चार्ज ऑन द नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, R is the radius of this non-conducting sphere, and smaller r is a distance from center to point P at which you are interested to calculate the potential, right? So potential inside the sphere which is equal to this. आई बात समझ में? अगर जैसे मैं इसको बेटा ग्राफिकली भी लिखना चाहूँ तो यू कैन आल्सो डिनोट इज ग्राफिकली कि ये हो गया B और ये है R। ऐसे सोच के देखते हैं, इसमें केस ले लेता हूँ एक कि एट सेंटर मैं ग्राफ और आप इजीली बना पाओ तो एक केस ले लेते हैं सेंटर पे। सेंटर का मीनिंग क्या हो गया? R हो गया जीरो, पॉइंट तो इनसाइड है, यहाँ पे R हो गया अपना जीरो। R को जीरो पुट करो तो V इक्वल टू आया KQ 3R स्क्वायर, इसको जीरो डाल दिया अपॉन 2RQ। डेट मीन्स सेंटर पे जो पोटेंशियल आया वो आया 3KQ/2R। ये तो सरफेस से भी ज़्यादा आ रहा है भाई, ये तो सरफेस से भी ज़्यादा आ रहा है। और कितना आ रहा है? 3KQ/2R, मतलब सरफेस का भी 50% ज़्यादा है। ठीक है कि ये कितना आएगा? 3KQ/2R। और अगर सरफेस सेंटर से मैं सरफेस की साइड जाऊंगा तो R की नॉन जीरो वैल्यू होगी तो पोटेंशियल क्या होगा? घटता जाएगा। फिर कितना हो जाएगा सरफेस पे? KQ/R, और फिर फर्दर घटता जाएगा। डेट मीन्स अगर मैं बात करता हूँ बेटा सेंटर की तो सेंटर पे तो सबसे ज़्यादा होगा 3/2VC, और ये यहाँ पे सेंटर पॉइंट है। क्या होगा बेटा? पोटेंशियल जो है वो घटता हुआ जाएगा, और इसके बाद फर्दर और घटता जाएगा। कि ये जो रिलेशन का ग्राफ है डेट, अगर आप इसको मैथमेटिकली डिनोट करोगे तो इट्स समथिंग लाइक दिस। ठीक है, तो सेंटर पे जो पोटेंशियल होगा नॉन कंडक्टिंग में वो मैक्सिमम होता है, डेट इज 3KQ/2R। आफ्टर देन एट इनसाइड द स्फीयर यू कैन कैलकुलेट बाय यूजिंग दिस रिजल्ट, एट सरफेस दिस वन एंड आउटसाइड द स्फीयर दिस वन। एंड दिस इज अ होल रिजल्ट, होल स्टडी ऑफ पोटेंशियल फॉर अ नॉन कंडक्टिंग स्फीयर एंड विच वन इज इम्पॉर्टेंट। इस पर क्वेश्चन पूछता है आपसे इनसाइड द स्फीयर पे। ठीक है, और पोटेंशियल लिखना आएगा तो वर्क डन भी निकाल पाओगे। अगर वर्क डन का क्वेश्चन भी पूछेगा तो भी आप कैलकुलेट कर पाओगे। और भी अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं, अर्थिंग वगैरह हम करेंगे, वायर से दो दो स्फीयर्स को हम कनेक्ट करेंगे। ठीक है, तो वो सारी बातचीत भी हम करेंगे, जिनके भी क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। नाउ द फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू लर्न इज पोटेंशियल, कि पोटेंशियल को लिखना कैसे है। अगर नॉन कंडक्टिंग है तो आउटसाइड पे कितना, सरफेस पे कितना एंड इनसाइड पे कितना। Clear? So copy this result, then we'll discuss numerical related to this. चलिए बच्चों,
आइए रिजल्ट्स पे, इन पे क्वेश्चंस पे बातचीत करते हैं, कैसे क्वेश्चंस हमारे बनने वाले। देखो बेटा, जैसे अगर मैं यहाँ पे क्वेश्चंस बाई क्वेश्चन बातचीत करता हूँ कि कैसे क्वेश्चंस हमारे यहाँ पे फ्रेम होने वाले हैं। फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन मैं आपको कंडक्टिंग का कराता हूँ पहले, फिर मैं इनके नॉन कंडक्टिंग के बताऊँगा। आपको एक कॉन्सेंट्रिक कंडक्टिंग स्फीयर्स गिवन है, ठीक है, एक कॉन्सेंट्रिक कंडक्टिंग स्फीयर गिवन है। लेट्स से कंसीडर अ रेडियस ऑफ दिस स्फीयर इज r1 एंड r2, क्लियर। Potential at this point is 10 volt and potential at this point is 5 volt. Clear? इस पर 10 है और यहाँ पे 5 है and that is a center point. Then calculate potential at center of concentric conducting spheres. क्या बोला है बेटा आपको कि ये कॉन्सेंट्रिक कंडक्टिंग स्फीयर्स आपको गिवन है, इनके सेंटर पे पोटेंशियल कैलकुलेट करके बता दो और इनकी सरफेस पे पोटेंशियल गिवन है। यहाँ है 10 वोल्ट और यहाँ पर 5 वोल्ट, तो इसके सेंटर पे पोटेंशियल क्या होगा। दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन एंड नाउ सेकंड क्वेश्चन। सेकंड तो वही हमारा टेक्निकल जैसे हम मूव करते हैं कि दिस वन इज अ नॉन कंडक्टिंग स्फीयर having a charge of 2q, clear, of radius r, and this is your conducting sphere having a charge of +3q and the radius is 2r, right? Then write potential at point A, B, C, D, E and F, ठीक है। Here AB is equal to BC is equal to CD is equal to D is equal to EF is equal to R1. Then calculate potential at A, at B, at C, at D, at E and F. इन सारी पोजीशन पे आप पोटेंशियल कैलकुलेट करके बता दो। दिस वन इज नॉन कंडक्टिंग एंड दिस वन इज कंडक्टिंग। तो ये तो सेम पैटर्न है जो मैंने पहले कराया था, बस यहाँ पे कंडक्टिंग कर दिया है। अभी मैंने कोई और कॉन्सेप्ट यहाँ पे ऐड ऑन नहीं किया है। और ये एक आपको कंडक्टिंग स्फीयर्स गिवन है कॉन्सेंट्रिक, तो यहाँ सेंटर पे पोटेंशियल आपको कैलकुलेट करना है कि सेंटर पर पोटेंशियल क्या होगा। इसके सेंटर पर पोटेंशियल क्या होगा इसके बारे में आपको मुझे बताना है। देखो बेटा, जैसे अगर मैं सेंटर पर पोटेंशियल की बातचीत करता हूँ, ये वाला क्वेश्चन समझ लो, जिन्होंने सॉल्व कर लिया वो वेरीफाई करना। तो आपको बोला है कि यहाँ पे पोटेंशियल 10 है और यहाँ 5 है, सेंटर पे निकालना है। अगर मुझे यहाँ के चार्ज गिवन होते तो सर मैं सेंटर पे डायरेक्ट लिख देता, लेकिन आपने चार्ज ना देखे, यहाँ तो पोटेंशियल दे दिया। अब सेंटर पे क्या हो, अगर आप सोच रहे हो 10 + 5 15 होगा तो आप गलत हो, ठीक है। क्यों गलत हो, क्योंकि यहाँ पे 5 जो है ये दोनों का रिजल्टेंट है, ओनली इसका पोटेंशियल नहीं है। यहाँ पे 10 जो है ये इन दोनों का टोटल रिजल्टेंट है। तो अगर आप 15 सोच रहे हो वो तो गलत है। तो कैसे किया जाए, तो देखो बेटा काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। लेट से इस पे चार्ज है Q1 और इस पर चार्ज है Q2। तो अगर मैं सेंटर पे पोटेंशियल लिखता तो सेंटर पे होता KQ1/R1, क्योंकि अंदर तो उतना ही होगा जितना सरफेस पर है, प्लस उसके कारण होता KQ2/R2। सही है बात, ये पोटेंशियल आता। अब ना तो सर आपने Q1 दिया, ना R1 दिया, ना Q2 दिया, ना R2 दिया, पोटेंशियल कैसे लिखूँ। चलो इसको मैं A पॉइंट मान लेता हूँ।
ए पॉइंट पे पोटेंशियल कितना दिया है 10 वोल्ट। यहाँ पे लिख के बताओ पोटेंशियल इन टर्म्स ऑफ Q1R1। तो ए पॉइंट इसकी सरफेस पर है तो इसके लिए तो होता है KQ1/R1 प्लस ए पॉइंट इस वाले स्फीयर के लिए अंदर है तो पोटेंशियल वही होगा जो सरफेस पर है, मतलब KQ2/R2। कहने का मतलब क्या हुआ कि ये जो वैल्यू है ये किसके इक्वल है 10 के, मतलब सेंटर पे तो पोटेंशियल कितना होगा 10 वोल्ट ही होगा। तो सेंटर पे पोटेंशियल कितना आएगा 10 वोल्ट। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन को घुमाया जा सकता है। आ रही ना बात समझ में? ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट चार्ज दे और रेडियस दे और पोटेंशियल पूछ ले, ऐसे भी क्वेश्चन को घुमा सकता है। तो ये भी आप कॉपी कर लो और अगला वाला क्वेश्चन सॉल्व करके बताओ इस पे पोटेंशियल्स क्या। और ये तो एकदम सिंपल है, बस आपको चलते जाना है, सीढ़ी बाई सीढ़ी भरते जाना है। ऐसे क्वेश्चंस कराने का बस पर्पज़ ये होता है कि तुम अच्छे से कॉन्सेप्ट को मेमोराइज कर पाओ, अच्छे से कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना सीख पाओ, ताकि हम अगर पजल्ड प्रॉब्लम अच्छी प्रॉब्लम्स की साइड बढ़ें तो आप बेसिक में कोई भी मिस्टेक ना करो। ये बेसिक्स को अच्छे से सिखाने के लिए दिया गया क्वेश्चन है। बेटा ऐसे क्वेश्चंस को ज़रूर सॉल्व करो जिनसे अपने बेसिक स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो बताओ बेटा पोटेंशियल्स क्या क्या होते हैं। देखो समझ लो, अपने आंसर्स वेरीफाई करना मेरे साथ। जैसे मैं ए पॉइंट पे बात करता हूँ तो ए पॉइंट इस नॉन कंडक्टिंग की सेंटर पर है और नॉन कंडक्टिंग के लिए पोटेंशियल होता है कितना KQ। नॉन कंडक्टिंग के लिए कितना बताया था KQ 3R² - R²/2R। ये होता है आंसर। तो इस रिजल्ट को तो नॉन कंडक्टिंग के लिए यूज में लेंगे और कंडक्टर के लिए अंदर उतना ही होगा जितना सरफेस पर है। आ रही है बात समझ में? चलो सेंटर पे अगर इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा 3/2 K। Q कितना है बेटा यहाँ पे 2Q/R। ये तो आ गया नॉन कंडक्टिंग का। प्लस कंडक्टिंग के लिए पॉइंट इनसाइड है तो इनसाइड तो उतना ही होगा जितना सरफेस पर है, डेट मीन्स KQ/R। यहाँ चार्ज है 3Q और इसका रेडियस है 2। आ गया। चलिए बी पर लिखते हैं। हाँ जी, बी पर कितना होगा तो अंदर है KQ 3R² - R²। कितना है ये R/2, तो ये क्या बन गया R²/4/2R। ये तो हो गया नॉन कंडक्टिंग के लिए, और कंडक्टिंग के लिए तो उतना ही होगा सर जी जितना सरफेस पर। ये तो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। ठीक है। हाँ जी, सी पॉइंट के लिए तो सी पॉइंट नॉन कंडक्टिंग के तो कहाँ पे हो गया बेटा सरफेस पर, तो ये आ गया KQ/R। और कंडक्टिंग के अंदर है, अंदर तो उतना ही होगा जितना सरफेस पर है। आ गया सी पे। हाँ जी, डी पॉइंट पे तो डी पॉइंट नॉन कंडक्टिंग के लिए हो गया बेटा आउटसाइड तो हो गया KQ/r प्लस डी पॉइंट कंडक्टिंग के तो अंदर है और अंदर तो उतना ही होगा सर जितना सरफेस पर है। आ रही ना बात समझ में? अब तो रिजल्ट लिखने की आदत हो गई होगी क्योंकि ऐसा क्वेश्चन तो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। जैसे ई पॉइंट नॉन कंडक्टिंग के लिए तो आउटसाइड हो गया और कंडक्टिंग के लिए कहाँ पर हो गया सरफेस पर, और सरफेस पर क्या होता है KQ/R। एंड फॉर एफ पॉइंट इज आउटसाइड फ्रॉम बोथ ऑफ द स्फीयर, तो आउटसाइड तो क्या होगा KQ/r। डेट मीन्स ये हो गया K2Q/5R/2 प्लस K3Q/5R/2। Here we always measure distance from the center of the sphere। आ रही बात समझ में कि ऑल टाइम डिस्टेंस कहाँ से लेते हैं स्फीयर में? सेंटर से। तो ये हमारे बेसिक जो मैंने आपको रिजल्ट्स बताए थे उनका ये टोटल सम हो गया। कंडक्टिंग स्फीयर के लिए क्या होगा और नॉन कंडक्टिंग के लिए क्या होगा। आ रही बात समझ में बेटा? अगर आपकी यहाँ तक कोई भी क्वेरी है तो यू कैन आस्क ऑन योर रेस्पेक्टिव टेलीग्राम ग्रुप। So thank you for watching this video and I will continue next topic in next video. Thank you बच्चों।